हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube परिवार देहरादून स्टडी पॉइंट में। मैं हूं मोहित सिंह रावत। और हाँ दोस्तों, आप सभी का थैंक यू, आप सभी को धन्यवाद। आप सभी हमारे परिवार से जुड़े और 1000 सब्सक्राइबर का जो हमारा परिवार है वो आपने किया। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आज हम यहाँ पे जो डिस्कस करने वाले हैं वह है यूकेसीसी के जो अपकमिंग जो हमारा टारगेट होगा वो कैसे होगा। जो अपकमिंग एग्जाम है, चाहे हम फॉरेस्ट गार्ड की बात करें, लेखपाल की करें, पटवारी की बात करें, या बंदी रक्षक की बात करें, या फिर कोई अन्य एग्जाम जैसे पुलिस वगैरह हो गया, उन सभी की बात करें तो उसके लिए दोस्तों हमें क्या टारगेट रखना जरूरी है, तो वह दोस्तों हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और फिर उसके बाद आज जो हमारा महत्वपूर्ण जो टॉपिक है साहित्यकार वाला क्षेत्र, उसे हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूंगा कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो 4 से 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने केवल 4 से 5 महीने ही पढ़ा है, और दोनों बराबर लेवल पे है। उत्तराखंड में इस सेंस में दोस्तों बराबर लेवल पे हैं कि उत्तराखंड में अगर आयोग डीप प्रश्न पूछता है तो ना तो ये वाला कर पा रहे हैं और ना ही ये वाले कर पा रहे हैं। ना ही जिन्होंने 4-5 साल से तैयारी की वो उसे कर पा रहे हैं, और 4-5 महीने वाले तो ऑलरेडी उसे नहीं ही कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों अगर आयोग सरल प्रश्न पूछ रहा है तो दोनों उसे कर पा रहे हैं। यानी 5 साल या 4-5 साल जिसने तैयारी की वो भी कर दे रहा है, और 4-5 महीने जिसने तैयारी की उत्तराखंड की वो भी कर दे रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आयोग ने यह ठान लिया कि वो आपको उत्तराखंड में इतने डीप प्रश्न देगा तो आप कितनी भी किताब पढ़ लो आप उसे नहीं कर पाओगे। बहुत कम चांस है कि आप उसे कर पाओ। और सरल प्रश्न है तो जिसने 4-5 महीने भी तैयारी की वह भी कर लेगा। तो फिर दोस्तों मेरिट कहां पे डिसाइड हो रही है? उत्तराखंड में तो लेवल दोस्तों लगभग सभी का सेम है। दोस्तों मेरिट जो डिसाइड हो रही है वह हो रही है हिंदी में। हिंदी की बात करें या फिर इसके अलावा हम बात करें जो सामान्य ज्ञान वाला पोर्शन है, रीजनिंग वाला पोर्शन है, वहां से मेरिट डिसाइड हो रही है। तो आपको भी यही करना है। यह गलती नहीं करना है कि आप केवल उत्तराखंड लेके चल रहे हैं। उत्तराखंड भी पढ़नी है, अजय रावत आपको कंप्लीट करनी है, इसके अलावा जो परीक्षा वाणी है वो आपको कंप्लीट करनी है। लेकिन दोस्तों जीएस वाला पोर्शन हो गया, यानी सामान्य ज्ञान वाला पोर्शन हो गया, इसके अलावा हिंदी वाला, साहित्यकार वाला पोर्शन जो अक्सर स्टूडेंट छोड़ के चलते हैं, वह आपको करना है। यह गलती आपको नहीं करना है। तो इसी की शुरुआत के लिए दोस्तों अब से हम क्या करेंगे, हफ्ते में 4 क्लासेस लेंगे हिंदी साहित्यकार की। और आज हम जो शुरुआत करने वाले हैं वो हम महादेवी वर्मा जी से शुरुआत करने वाले हैं। और 4 दिन हम हिंदी साहित्यकार की हफ्ते में शुरुआत करेंगे, यानी क्लासेस लेंगे। और बाकी जो 2 दिन होता है इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, चाहे एमसीक्यूज के माध्यम से कहें, चाहे वन लाइनर फॉर्म में कहें, वो हम आपको यहाँ पे कराएंगे, वो काफी अच्छे होंगे। तो शुरुआत दोस्तों आज हम महादेवी वर्मा जी से करेंगे। और महादेवी वर्मा जी की बात करें दोस्तों, यानी साहित्यकार की आज जो हमारी पहली क्लास है, और कल से जो होगी वो दूसरी तीसरी क्लासेस हमारी होगी। तो पहली क्लास महादेवी वर्मा जी से। महादेवी वर्मा जी का जन्म 26 मार्च 1907 को हुआ था, और निधन की बात करें तो 11 सितंबर 1987 को हुआ था। तो अब थोड़ा जो जीवन परिचय है महादेवी वर्मा जी का वह हम पढ़ते हैं। महादेवी वर्मा जी का जो जन्म हुआ था वो फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में वर्ष 1907 में हुआ था। यानी 26 मार्च 1907 को महादेवी वर्मा जी का जन्म फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। और उनके पिताजी का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा जी था, उनके माताजी का नाम हेमरानी था। और जो उनकी माताजी थी वो संस्कृत और जो मतलब एक साधारण कवियत्री भी थी, जिनका प्रभाव उन पर पड़ा, यानी महादेवी वर्मा जी पे पड़ा, और उन्होंने लेखन के क्षेत्र में अपना कार्य शुरुआत की। तो महादेवी वर्मा जी के बारे में थोड़ी ये बातें थी। इसके अलावा दोस्तों जो इंपॉर्टेंट है और जो प्रश्न बन भी चुका है वो यह है कि महादेवी वर्मा जी द्वारा चांद पत्रिका का भी संपादन किया था। तो प्रश्न यही बन चुका है कि चांद पत्रिका का जो संपादन किया था किसके द्वारा किया गया था? तो महादेवी वर्मा जी द्वारा 1932 में, लगभग 1932 के आसपास ही चांद पत्रिका का संपादन किया गया था। यह इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो यह है कि वर्ष 1982 में यामा रचना के लिए, ध्यान रखना दोस्तों, यामा एक काव्य संग्रह है। कभी कभी क्या होता है आयोग उसकी विधा भी पूछता है। तो यामा एक काव्य संग्रह है, उसके लिए 1982 में महादेवी वर्मा जी को हिंदी साहित्य का जो सबसे बड़ा जो पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार वह दिया गया था। और यही लास्ट में दोस्तों कि 11 सितंबर 1987 को महादेवी वर्मा जी का निधन हो गया था। तो यह बातें आपको महादेवी वर्मा जी का जो जीवन परिचय है वो ध्यान रखनी। अब दोस्तों जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है उत्तराखंड के एग्जाम की दृष्टि से। सबसे पहले तो यही पूछेगा कि महादेवी वर्मा के जो काव्य संग्रह है वे कौन कौन से हैं। तो चलो दोस्तों महादेवी वर्मा जी के जो काव्य संग्रह है वह डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो काव्य संग्रह था वह कौन सा था? निहार। इसके अलावा रश्मि, नीरजा,
सांध्य गीत, दीपशिखा और सप्तपर्णा। तो महादेवी वर्मा जी के ये 6 महत्वपूर्ण काव्य संग्रह हैं। यह तो आपको याद करना ही करना है। और दोस्तों मैं आपको यह भी कहूंगा कि इनके जो पब्लिकेशन ईयर था, यानी जब यह प्रकाशित हुए थे, उनका ईयर भी आपको ध्यान रखना है। जैसे महादेवी वर्मा जी का जो निहार जो काव्य संग्रह था वह वर्ष 1930 में हुआ था। कहीं पे आपको 1929 में मिलेगा, लेकिन अगर हम विकिपीडिया के आधार पर बात करें तो 1930 इसका सही है। तो निहार सबसे पहले, फिर रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा और सप्तपर्णी गुफा। अब साथियों इसे याद कैसे करना है? तो याद करने के लिए एक ट्रिक है, वो यह है दोस्तों, ट्रिक यह है कि निहारती रश्मि नीरजा को सांध्य के समय दीप शिखर की सप्तपर्णी गुफा से। तो निहारती एकदम कर्म याद हो जाएगा। निहारती यानी पहला निहार हो गया, फिर रश्मि, नीरजा, सांध्य, दीप शिखर और सप्तपर्णा। तो यह कर्म हो जाएगा दोस्तों, और यही कर्म आपको ध्यान रखना है। 1930, 32, 34, 36 और बाकी थोड़े ये आगे हैं, जैसे 42 और बाकी आगे हैं। तो कुछ कर्म भी याद हो गया होगा दोस्तों आपको। तो यह ट्रिक आपको ध्यान रखनी है, निहारती रश्मि नीरजा को सांध्य के समय दीप शिखर की सप्तपर्णी गुफा से। तो महादेवी वर्मा जी के ये काव्य संग्रह आपको ध्यान रखना है। अब इन्हीं रचनाओं को दोस्तों आप यहां पे भी देखिए। जैसे निहार की बात करेंगे 1930 में हुआ था, यानी प्रकाशित हुआ था। इसके अलावा बात करें रश्मि की बात करें 1932 में, नीरजा की बात करें 1934 में, सांध्य गीत 1936, दीपशिखा 1942, सप्तपर्णा की बात करेंगे 1959 और प्रथम आयाम 1974 और अग्नि रेखा की बात करेंगे 1990। यानी जो सबसे अंतिम काव्य संग्रह है वो अग्नि रेखा है। सबसे पहला कौन सा है? निहार है। और निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत दोस्तों ये कर्म लगाने के लिए भी आते हैं, तो इनका कर्म भी आपको ध्यान रखना है। स्पेशली जो आगे के 4 हैं, जैसे निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत, तो काव्य संग्रह यानी यहाँ पे ये हो गए। अब दोस्तों थोड़ा रेखा चित्र की बात करते हैं। महादेवी वर्मा के 2 महत्वपूर्ण रेखा चित्र हैं। सबसे पहले अतीत के चलचित्र और इसके अलावा हो गया स्मृति की रेखाएं। तो 2 रेखा चित्र हो गया। अगर आपको इनके प्रकाशन की बात करें दोस्तों, तो अतीत का चलचित्र 1941 में प्रकाशित हुआ था और स्मृति की रेखाएं की बात करेंगे 1943 में प्रकाशित हुआ था। और दोस्तों यहां पे एक चीज ध्यान रख सकते हो कि जो स्मृति की रेखाएं हैं, यानी यहीं से एक स्मरण लिया गया है जो भक्तिन नामक है। यानी भक्तिन जो हमारे सिलेबस में भी है, एनसीईआरटी के सिलेबस में भी है, यानी जो भक्तिन रचना है महादेवी का, जो संस्मरणात्मक रचना है वो स्मृति की रेखा से ही लिया गया है। तो यह भी आप ध्यान रख सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले दोस्तों संस्मरण की। महादेवी वर्मा जी के कुछ संस्मरण हैं, जैसे बात करें पथ के साथी। यहाँ पे आप देखिए दोस्तों, पथ के साथी। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है मेरा परिवार, और एक और ध्यान रखना है वह है भक्तिन। तो महादेवी वर्मा जी के 3 महत्वपूर्ण संस्मरण हैं, पथ के साथी, मेरा परिवार और भक्तिन। और कहानी की बात करें तो दोस्तों केवल एक ही ध्यान रखना है, वह है गिल्लू। और गिल्लू की बात करें दोस्तों, यह एनसीईआरटी सिलेबस में भी है, इसलिए यह भी ध्यान रख सकते हो। और निबंध संग्रह दोस्तों, कई बार आयोग क्या करता है, इनकी विधा पूछता है। तो श्रृंखला की कड़िया क्या है? एक निबंध संग्रह है जो 1942 में प्रकाशित हुआ था। और इसके अलावा दोस्तों बात करें भारतीय संस्कृति के स्वर, इसके अलावा संकल्पिता, और एक मोस्ट इंपोर्टेंट वह है क्षणदा। तो निबंध संग्रह 4 हैं, श्रृंखला की कड़िया, भारतीय संस्कृति के स्वर, संकल्पिता और क्षणदा। तो दोस्तों यह आपको ध्यान रखना है, संस्मरण, पथ के साथी, मेरा परिवार और भक्तिन। कहानी की बात करें गिल्लू, और निबंध संग्रह की बात करें बहुत महत्वपूर्ण श्रृंखला की कड़िया 1942 में प्रकाशित हुआ था, भारतीय संस्कृति के स्वर, संकल्पिता और क्षणदा। तो दोस्तों ये तो महत्वपूर्ण रचना थी। और इसके अलावा भी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह है यामा रचना। दोस्तों यामा एक काव्य संग्रह है, आप यहाँ पे देखिए। और इसके लिए यानी यामा रचना के लिए महादेवी वर्मा जी को वर्ष 1982 में, कहीं कहीं पर आपको 1983 भी मिलेगा, वैसे जो ज्यादा ऑथेंटिक है 1982 ही है। तो 1982 में महादेवी वर्मा जी को यामा रचना के लिए जो एक काव्य संग्रह है उसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो महादेवी वर्मा क्या है? एक कविता संग्रह है, काव्य संग्रह, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि इसमें 4 कविता संग्रह है, जैसे निहार हो गया, नीरजा हो गया, रश्मि, सांध्य गीत से संकलित किए गए हैं। तो ये महत्वपूर्ण बातें यामा से आपको ध्यान रखनी है। अब कुछ अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट पे डिस्कस करते हैं। जैसे
महादेवी वर्मा जी की बात करें तो उनकी जो मुख्य भाषा शैली रही दोस्तों वह खड़ी बोली रही। इसके अलावा अगर बात करें दोस्तों, जब उन्होंने शुरुआत की थी तो ब्रज भाषा से की थी, लेकिन जो उनकी मुख्यतः जो बोली रही, मुख्यतः जो भाषा रही वो खड़ी बोली में रही। महात्मा गांधी जी के प्रभाव भी उन पर रहा और उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भी हिस्सा लिया। इसके अलावा दोस्तों उन्हें आधुनिक भारत की मीरा भी कहा जाता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों कुछ एक इंपॉर्टेंट लाइन यह भी आपको ध्यान रखना है, जो मेरे बचपन के दिन है, यह महादेवी वर्मा जी की एक प्रसिद्ध कविता है। और इस कविता के माध्यम से उन्होंने यह बताया था कि जो अपने परिवार के बारे में, कि उनके परिवार में कई पीढ़ियों से किसी कन्या का जन्म नहीं हुआ था। वह संभवतः अपने परिवार में कई पीढ़ियों में पहली कन्या थी। तो इसमें उन्होंने यह बताया था, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों एक बहुत फेमस लाइन है, बहुत फेमस कविता भी है, पंक्ति भी है, लाइन है, जो बार बार पूछी जाती है कि मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा। यानी एक बहुत प्रसिद्ध कविता है, उसकी महत्वपूर्ण पंक्ति है। पूछा जाता है कि मैं नीर भरी दुख की बदली किसकी रचना है, तो महादेवी वर्मा जी की रचना है, यह भी ध्यान रखना है। अब दोस्तों डिस्कस करते हैं महादेवी वर्मा जी को जो महत्वपूर्ण पुरस्कार दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि 1952 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य भी मनोनीत हुई थी। ये तो पुरस्कार या सम्मान है। इसके अलावा 1956 में भारत सरकार ने उनकी साहित्यिक सेवा के लिए पद्म भूषण से भी उन्हें सम्मानित किया था। इसके अलावा 1969 में विक्रम विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें डीलिट की उपाधि दी गई थी। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों आप यहाँ पे ध्यान रखना, नीरजा के लिए 1934 में सक्सेरिया जो पुरस्कार है वह दिया गया था। यह प्रश्न बन चुका है दोस्तों, कब दिया गया था? 1934 में दिया गया था, सक्सेरिया पुरस्कार दिया गया था, नीरजा के लिए दिया गया था। इसके अलावा 1942 में स्मृति की रेखाओं के लिए द्विवेदी पुरस्कार भी दिया गया। 1943 में उन्हें मंगला प्रसाद पुरस्कार व भारत भारती पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों जो यामा रचना है, यानी जो यामा रचना है, जो एक काव्य संकलन है, उसके लिए 1982-83 में उन्हें भारत का जो सर्वोच्च पुरस्कार है हिंदी साहित्य में, ज्ञानपीठ पुरस्कार, वह उन्हें दिया गया। और लास्ट में दोस्तों यह भी ध्यान रख सकते हो कि 1988 में उन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। तो दोस्तों ये थे महादेवी वर्मा जी से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें थी। उम्मीद है दोस्तों कि यहां से आगामी परीक्षा में आपको कई प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो धन्यवाद साथियों, प्लीज पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। मिलते हैं नई वीडियो में।